Good morning. Welcome to all of you in chemistry class. Let's continue chapter number 2 atomic structure. और atomic structure में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था atomic models के बारे में. That's right. और सबसे लास्ट जो मॉडल जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स के बाद में दो मेजर डिस्कवरीज हुई थी. एक डिस्कवरी हो गई थी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका ड्यूअल नेचर होगा, इसका मतलब उसे वेव की तरह कंसीडर करना पड़ेगा. और दूसरा हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मोशन करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो आप उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को सही सही नहीं बता सकते. इसका मतलब केवल आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो उसकी. दैट्स राइट. ये दो डिस्कवरीज हो गई थी. अब नया जो मॉडल है वो नया मॉडल जो होगा वो इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करके फिर वो प्रपोज किया जाएगा जिससे एटम की पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन होंगी. और वो जो नया मॉडल है दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो आज का जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल है इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होता है. अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ है तो थोड़ा सा इसे समझ लेंगे. क्वांटम मैकेनिक्स होता है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट takes into account the dual behavior of matter is called quantum mechanics. That's right. एक ऐसा ब्रांच साइंस का जो कि मैटर के ड्यूअल बिहेवियर को कंसीडर करता है उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं. That's right. चलिएगा. क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थियोरेटिकल साइंस. पूरा का पूरा थियोरेटिकल साइंस है जो कि मैटर का जो पार्टिकल है उसका ड्यूअल नेचर बताएगा, वेव नेचर भी बताएगा और पार्टिकल तो ऑलरेडी वो है ही. दैट्स राइट. तो ये पूरा का पूरा. अब वेव आपको पता है दिखेगी नहीं, बड़े पार्टिकल से तो एसोसिएट करेंगे नहीं वेव, या बहुत कम होंगी, नेग्लिजिबल होंगी, लेकिन छोटे पार्टिकल से एसोसिएट करेंगे. बट स्मॉल पार्टिकल वो इतना छोटा है कि हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. तो थियोरेटिकल साइंस है पूरा का पूरा दैट डील विद द स्टडी ऑफ द मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़. दैट्स राइट. जो माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट का, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गए, इन पार्टिकल के दोनों नेचर को कंसीडर करते हैं. दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है. अब याद रखना है क्वांटम जो मैकेनिक्स है इसको एटम का मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए नहीं इसको डेवलप किया गया था. क्वांटम जो मैकेनिक्स है इसको ऐसा नहीं है कि एटम का मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए डिस्कवर किया गया, नहीं. क्वांटम मैकेनिक्स जो थी इसको क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एर्विन श्रोडिंगर. ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये वर्नर हाइजेनबर्ग ने और एर्विन श्रोडिंगर ने इंडिपेंडेंटली जो थी वो डिस्कवर की थी. दैट्स राइट. और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली वेव की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. अब देखिए जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगा, द फंडामेंटल इक्वेशन को फॉलो करेगा ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स की एक फंडामेंटल इक्वेशन वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर. ठीक है ना. एंड इट वन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933 के अंदर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला फिजिक्स का. उसने क्या किया, एक फंडामेंटल इक्वेशन जो थी वो ड्राइव की, किसके लिए, कि जब भी कोई पार्टिकल जो है वो मोशन करेगा तो वेव की तरह बिहेव करेगा, और वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगा. दैट्स राइट. दैट इज फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन. और वो फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल जो इक्वेशन थी वो क्या थी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. उस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं. और उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है ये एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई. ये आपकी फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है, या इसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं. इसका बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है.
दस राइट। यहाँ से जो साई लिखा हुआ है ये वेव फंक्शन होता है किसका, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूविंग पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है। ई जो है ये होती है टोटल एनर्जी सिस्टम की, और जो एच होता है ये एच होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप, दैट्स राइट, मैथमेटिकल और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जब हम इस इक्वेशन को, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन या बेसिक क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, और वो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं उन सॉल्यूशन से ई और साई की वैल्यूज आ जाती हैं। सिस्टम की टोटल एनर्जी जो ई है वो निकल के आती है, और साई जो उसका वेव फंक्शन है, वेव नेचर है, वो निकल के आता है। दैट्स राइट, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि इंडिपेंडेंटली डेवलप की गई थी हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने, और ये किसको कंसिडर करती है, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ड्यूअल नेचर को कंसिडर करने के लिए उन्होंने डेवलप की थी। दैट्स राइट। और बाद में कहा गया कि जो एटम है उस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अराउंड इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो वो भी यहाँ पर क्या करेगा, मोशन करेगा, मूव करेगा, तो उसका भी ड्यूअल नेचर होगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास में है श्रोडिंगर इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम एक एटम के लिए सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम एक एटम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स राइट। देखिएगा अब एटम के लिए सॉल्व कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, जब हम इसको हाइड्रोजन के एटम के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, इक्वेशन है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। इस इक्वेशन को हाइड्रोजन के एटम के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, द सॉल्यूशंस गिव्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जिनके अंदर की इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा, एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस साई, ठीक है ना, दोज इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल, साई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। जब हम इस इक्वेशन को समझेंगे, जब हम इस इक्वेशन को हाइड्रोजन के सॉल्व नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन के एटम के लिए सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन के एटम के लिए सॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन के एटम में जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें कि कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हमें उनके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स, इट मीन्स एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन जब उन एनर्जी लेवल में मूव करेगा, मोशन करेगा, तो उन इलेक्ट्रॉनों से एसोसिएटेड जो वेव होगी, वेव फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन भी हमें मिलता है। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी मिली यहाँ से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा उसका वेव फंक्शन होगा साई 1, दैट्स राइट। सेकंड एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मोशन करेगा तो उसका जो वेव फंक्शन होगा दैट इज साई 2। थर्ड एनर्जी लेवल साई 3, 4, इस तरीके से हर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो उनसे रिलेटेड जो वेव होगी उसका हमें फंक्शन, वेव फंक्शन जो है वो मिल जाएगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, दैट्स राइट। आगे सुनिएगा, वेव फंक्शन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, याद रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेव फंक्शन जो है साई, ये साई क्या करता है, ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है, दैट्स राइट। और ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, विच आर करेक्टराइज्ड बाई अ सेट ऑफ 3 नंबर्स, सेट ऑफ 3 नंबर्स। साई जो है यहाँ से ये जो साई मिलेगा, ये एनर्जी लेवल आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड उसका वेव फंक्शन होगा, और ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन हमें क्या बताएगा, यहाँ पर ऑर्बिट के बारे में ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देगा, दैट्स राइट। और ये जो एनर्जी लेवल होगा E2 जो एनर्जी आएगी, तो उस E2 एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा तो उससे रिलेटेड हमें क्या मिलेगा, वेव फंक्शन मिलेगा। ये दोनों वैल्यू हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेगी, दैट्स राइट। और तो ये साई जो होगा वो उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा, और ये जो साई है ये उस सेकंड एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल्स होंगे
उन ऑर्बिटल्स को बताएगा। दैट्स राइट। थर्ड एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको साई 3 बताएगा, तो ऑर्बिटल्स को बताएंगे। तो इस तरीके से एक जो एटम है, इस एक एटम में बेटा बहुत टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। एक एटम में बहुत टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। अब एक ही एटम में बहुत टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे, तो फिर इन ऑर्बिटल को करेक्टराइज्ड कैसे करें कि कौन कौन सा ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल को करेक्टराइज्ड करने के लिए हमें 3 नंबर के सेट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स राइट। और 3 नंबर के ये जो सेट होते हैं, इन सेट को ही हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इन 3 नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स राइट। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं? सबसे पहला जो सेट होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा जो सेट होता है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और तीसरा जो सेट होता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हो गया आपका हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन। हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, और हर एनर्जी लेवल से में इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, मोशन करेगा, तो उससे उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड हमें वेव फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और ये जो वेव फंक्शन होता है ये हर एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स को बताता है, और हर एक ऑर्बिटल को करेक्टराइज करने के लिए हमें 3 नंबर के सेट की रिक्वायरमेंट होती है, और उस 3 नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। दैट्स राइट। अब ये जो मॉडल है इसके कुछ और चीज़ें देखिएगा। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसकी कुछ और चीज़ें देखिएगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटिटाइज्ड। ठीक है ना। कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज। इसने कहा, किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने कहा। हाइजेनबर्ग नहीं, इरविन श्रोडिंजर की जो इक्वेशन थी, कौन सी वाली? एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई वाली जो थी इक्वेशन, इसको जब हमने सॉल्व किया हाइड्रोजन एटम के लिए तो हमें एनर्जी की बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज मिली। E1, E2, E3, E4 इस तरीके से एनर्जी की अलग अलग वैल्यूज मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी कुछ फिक्स वैल्यूज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, और फिक्स वैल्यूज के फॉर्म में होती है। इट मीन्स एनर्जी की सर्टेन फिक्स वैल्यूज होती हैं। इट मीन्स एनर्जी जो है वो क्वांटिटाइज्ड होती है। दैट्स राइट। देखिएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटिटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स राइट। इलेक्ट्रॉन एंड are allowed solutions of Schrödinger wave equation। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एनर्जी होगी कितनी कितनी? ठीक है ना, ये एनर्जी होगी कितनी कितनी? तो कहता है कि ये जो एनर्जी है ये कितनी कितनी होती है। तो जब हम इस श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने पर साई के करस्पॉन्डिंग जो जो एनर्जी की वैल्यूज़ निकल के आती हैं, इनकी एनर्जी जो है वो उतनी उतनी ही होती है। ठीक है ना, वही उन्हीं एनर्जीज़ को ये अलाउड करता है, या वही एनर्जी होती है। फिर यहाँ हाइजेनबर्ग की बात आ गई है। बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को आप एक साथ क्या नहीं कर सकते? एक्यूरेटली नहीं बता सकते। केवल क्या बता सकते हैं? ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट इन एन एटम टू कंसिडर्ड। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन का या किसी अनदर एटम का एलिमेंट का जो एटम है, उस एटम के अंदर ये जो एनर्जी लेवल्स है, और इन एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को आप एक्यूरेटी के साथ नहीं बता सकते। तो आप क्या बता सकते हो? केवल इस न्यूक्लियस के अराउंड इस इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी को बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। एक्यूरेट
एक्यूरेटली फिक्स नहीं बता सकते कि इतनी डिस्टेंस पर और इस जगह इलेक्ट्रॉन होगा। आप इस न्यूक्लियस के अराउंड केवल इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी को ही बता सकते हो, एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते, फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। दैट्स राइट। ऐसा भी कौन कह रहा है? ऐसा भी ये मॉडल कह रहा है। और क्या कहता है? और सुनिए, और कहता है एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाएगा एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, ये जो आपका एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो वेव की तरह बिहेव करेगा, तो उसका वेव फंक्शन होगा। दैट्स राइट। और उसका जो वेव फंक्शन होता है, इस वेव फंक्शन को हम किससे लिखेंगे? साई से लिखेंगे। दैट्स राइट। और ये जो साई होता है ना, ये साई क्या करता है? ये साई यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के क्या बताता है? ये साई इस इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी को बताता है। इट मीन्स ये जो साई है, ये साई यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स में बेटा ऑर्बिटल्स को बताता है। अब से पहले हमने सुना होगा ऑर्बिट्स, लेकिन आज जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है? ऑर्बिटल्स की बात आ रही है, ऑर्बिटल्स को बताता है। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है, तो अभी पढ़ेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है। Whenever an electron is described by a wave function, we say that the electron occupy the orbital. That's right. साई जो है वो साई किसको बताता है? ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ऑर्बिटल में रहता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्बिटल क्या चीज़ है? ठीक है ना। तो देखिएगा ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। लीजिए, दैट्स राइट। साई जो होता है ये ऑर्बिटल को बताता है। और ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है? ऑर्बिटल होता है कि इस एटम में न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एनर्जी लेवल में जहाँ भी साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो जो एरिया होता है जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, वो जो एरिया होता है उस एरिया को ही हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें ही इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन आप बता नहीं सकते। तो एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, सेकंड एनर्जी लेवल्स होंगे, इन एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिटल्स होंगे। अब ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? तो इस न्यूक्लियस के अराउंड वो 3 डायमेंशनल एरिया जहाँ पर 3 डायमेंशनल एरिया जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब साई स्क्वायर क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। इसका मतलब वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और वो जो 3 डायमेंशनल एरिया होगा जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उसको ही हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। जबकि बोहर ने क्या बताया था? ऑर्बिट। बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था कि ये न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करेगा? ऐसे सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। इस पाथ को हम क्या कहते थे? इसको हम ऑर्बिट कहते थे, ऑर्बिट्स। बट ऑर्बिटल अलग चीज़ है। ऑर्बिटल क्या होगा? इस न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी वहाँ सबसे ज़्यादा होगी। दैट 3 डायमेंशनल स्पेस इज नॉन एज ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है। और साई स्क्वायर भी कौन सा? मोड ऑफ साई स्क्वायर, मोड ऑफ साई स्क्वायर। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि साई क्या चीज़ है? साई जो है वो वेव फंक्शन है और इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे ऐसे मोशन करेगी। तो देखिएगा ये जो मीन पोजीशन होगा उससे ये पॉजिटिव और ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं रखनी है, हमें केवल कौन सी वैल्यू रखनी है? पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। दैट्स राइट। मोड ऑफ साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। दैट्स राइट। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट within an atom
इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबल बी फाउंड। दैट्स राइट। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ जहाँ भी साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, जहाँ जहाँ भी, तो वो जो 3 डायमेंशनल एरिया बनेगा जहाँ भी साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है तो वो जो एरिया होगा वो एरिया ही ऐसा एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। उस 3 डायमेंशनल एरिया को ही हम क्या कह देंगे, ऑर्बिटल कह देंगे, दैट नॉन एज ऑर्बिटल्स। वो जो 3 डायमेंशनल एरिया होगा उसे हम ऑर्बिटल कह देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको समझने हैं। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स देखिएगा, ऑर्बिटल्स को कौन बताने वाला है, ऑर्बिटल्स को बताता है साई। साई वेव फंक्शन है और साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ भी ज़्यादा हो जाएगी वो रीजन, वो एरिया ऑर्बिटल कहलाएगा। साई क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है, याद रखना है। दैट्स राइट। चलिएगा, ऑर्बिटल आर डिस्क्राइब्ड बाई हर एक ऑर्बिटल को, तब एक जो एटम है उस एक एटम के लिए जब हम किसको सॉल्व करेंगे, जब हम किसी भी एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिलेंगे और हर एनर्जी लेवल के लिए हमें क्या मिलेगा, साई की वैल्यू मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह वहाँ बिहेव करेगा हर एनर्जी लेवल्स में। अब हर एक एनर्जी जो लेवल्स है उस हर एक एनर्जी लेवल में किसकी रहेगी, जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसके लिए साई की वैल्यू होगी, और जहाँ जहाँ इसके, अब फर्स्ट एनर्जी लेवल है ना, इसमें भी जहाँ जहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी वहीं इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और उस 3 डायमेंशनल एरिया को हम कहेंगे ऑर्बिटल। तो बोलेंगे ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसके ये ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही ये सेकंड या थर्ड एनर्जी लेवल है तो इस एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड क्या होगी, साई होगी वेव फंक्शन, और फिर जहाँ जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो जो एरिया है वो एरिया क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्बिटल्स कहलाएगा। दैट्स राइट। तो हर एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है, हर एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है, तो ये ऑर्बिटल, ये हर एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, 3 क्वांटम नंबर के सेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तब हमें ये 3 नंबर के सेट मिलते हैं, और ये 3 नंबर कौन कौन से होते हैं क्वांटम नंबर्स, ये आपके पास में ये होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से लिखते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से लिखते हैं, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, इसे हम एमएल से लिख देते हैं। और उसके बाद सुनिएगा, क्वांटम मॉडल आने के बाद सुनिएगा, देखना ऑर्बिटल को अगर डिस्क्राइब करना है तब तो फिर आपको 3 ही क्वांटम नंबर चाहिए। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, इन ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप हर एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना चाहते हो, ठीक है ना, तो फिर आपको एक और क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो 1 मोर क्वांटम नंबर इज़ रिक्वायर्ड, एक और क्वांटम नंबर आपको रिक्वायर्ड होगी, विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये जो क्वांटम नंबर था ना, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से ऑब्टेन्ड नहीं हुआ, ये बाद में डिसाइड किया गया है। और ये जो क्वांटम नंबर होता है, ये कौन सा होता है, नंबर 4, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। दैट्स राइट। तो किसी भी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 3 क्वांटम नंबर के सेट की जरूरत पड़ती है, 3 नंबर चाहिए ताकि आप एक एटम में सारे के सारे ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन कर पाओ। और अगर हर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 3 तो ये चाहिए ही। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक और क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर्स। दैट्स राइट। चलिए अब बारी बारी से ये जो क्वांटम नंबर्स है ना, इन क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं, बारी बारी से एक एक क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है, नंबर 1, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। एक फंडामेंटल सी बात याद रखो, ये न्यूक्लियस जो होता है बेटा, इस न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं एनर्जी लेवल्स, E1, E2, E3। कहाँ से मिला, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से मिला ये सॉल्यूशन। दैट्स राइट, एनर्जी लेवल्स। और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, इन एनर्जी लेवल को हम कहते हैं शैल। दैट्स राइट। शैल होने के बाद में फिर ये जो शैल होते हैं,
इन सेल में होते हैं सब सेल। ये जो सेल हैं इन सेल में क्या होते हैं, सब शेल। सेल जो है इन सेल में होते हैं सब शेल। अब कितने कितने सब शेल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब शेल होते हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आगे डिस्कस करेंगे। शेल, सेल में क्या होते हैं याद रखना है, सब शेल होते हैं। और ये जो सब शेल होते हैं ना बेटा, ये जो सब शेल हैं इन सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। सब शेल जो हैं बेटा इन सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स, दैट्स राइट। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इन ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में कौन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास क्वांटम नंबर भी कितने हैं, 4 क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर से। और हमारे पास यहाँ पर देखिएगा वैल्यूज भी 4 हैं। न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं एनर्जी लेवल और शेल या एनर्जी लेवल। फिर सेल में होते हैं सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। बस अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखा ना तो सारे के सारे क्वांटम नंबर्स बहुत ईजिली आपके हो जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, इसकी जो वैल्यूज होती हैं इट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती हैं। कहाँ से, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 तक चलेगा। ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसको हम कहेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से हम इसे लिखते हैं। इसकी वैल्यू 1 2 3 होती है। और ये क्या बताता है, ये शेल को या फिर ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को बताता है। ठीक है ना, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज, एक तो बताने वाला है क्योंकि देखिएगा इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ऑब्वियसली एटम का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, साइज बताएगा। ठीक है, और क्या बताएगा, एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी। और किसको बताने वाला है, एनर्जी को भी बताता है। 10 राइट। 4 हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम जो होते हैं, एनर्जी एंड साइज डिसाइड ओनली बाई n। साइज डिपेंड्स ओनली ऑन n। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं उनके अंदर जो साइज है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, n पर ही डिपेंड करता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेलेंड, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाई द, किसके द्वारा हम इन किसको और बताता है, ये शेल को और रिप्रेजेंट करता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 होता है। जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो हम कौन सा शेल कह देते हैं उसको हम k शेल कहते हैं। 2 होता है तो l, 3 होता है तो m, 4 होता है तो n कह देते हैं। विद द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीज, याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे किसकी वैल्यू बढ़ती है, अलाउड ऑर्बिटल्स की नंबर भी जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अलाउड ऑर्बिटल्स की नंबर भी बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्बिटल होगा वो कहाँ पर होगा, सबसे कम कहाँ होगा, जैसे ये फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में जो ऑर्बिटल होंगे ना वो बहुत कम होने वाले हैं। सेकंड में थोड़े ज़्यादा ऑर्बिटल होंगे, थर्ड में थोड़े और भी ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे। दैट्स राइट। आगे सुनिएगा, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ n। अब ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ऑब्वियसली वो भी किसके साथ इंक्रीज होती जाएगी, n के साथ इंक्रीज होती जाएगी। अब ऑर्बिटल होगा कितना वो भी सुन लीजिएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी सुनेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज 2n²। जैसे आपका फर्स्ट सेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, 2n² से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में सब शेल होगा, सब शेल में ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकंड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n² से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकंड शेल है आपका, इस सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं।
थर्ड सेल में कितने हो जाएंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स राइट, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18, तो थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसा ये सारी चीज़ें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद दूसरा जो क्वांटम नंबर होता है नंबर 2, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको कि हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या बताता है, सुनिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसी क्वांटम नंबर का दूसरा नाम देखिएगा क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको हम कहते हैं। एजीम्यूथल का ही नाम एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी है। अब इसका नाम एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए ये क्या बताने वाला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दैट्स राइट, देखिएगा क्या कहता है, इट डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या बताता है, ये ऑर्बिटल्स के 3 डायमेंशनल शेप को बताता है। दैट्स राइट, इट आइडेंटिफाई सब शेल और सब लेवल्स इन अ गिवन शेल। ये क्या करता है, ये एक जो शेल है उस एक शेल में कितने सब शेल होते हैं, ठीक है, या कितने सब लेवल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। और इसके अलावा जो सब शेल होते हैं या सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल के 3 डायमेंशनल शेप को बताता है। दैट्स राइट, आगे सुनिएगा। अब इसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं वो सुनेंगे। द नंबर ऑफ सब सेल इन अ प्रिंसिपल सेल, तो शेल जो होगा उस शेल में क्या होंगे, सब शेल। तो शेल को कौन बताने वाला है, शेल को बताता है आपका एन। शेल क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ये जो एनर्जी लेवल्स थे, इनको हमने शेल का, इनको एन बताने वाला है। अब शेल जो है उस शेल में क्या होंगे, शेल में होंगे सब शेल, सेल में सब शेल होंगे, सब लेवल्स होंगे। उनको कौन बताएगा, उनको बताएगा ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये बताने वाला है सब शेल्स को। इसके अलावा ये जो सब शेल बना आपका, इस सब शेल में आगे जाके ऑर्बिटल होने वाला है, तो उस ऑर्बिटल के शेप को, 3 डायमेंशनल शेप को भी यही बताएगा। ऑर्बिटल अभी टर्म नहीं आया है, लेकिन उसके 3 डायमेंशनल शेप को भी कौन बताता है, यही बताता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने होंगे ये, तो द नंबर ऑफ सब शेल इन अ प्रिंसिपल सेल्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। सब शेल की जो वैल्यू होती है वो एन के बराबर ही होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो होती कहाँ से है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। इसकी जो वैल्यू है एल की वो 0 से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक होती है, n-1 तक होती है। 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक होती है, n-1 तक होती है। दैट्स राइट, आगे देखिएगा। सब सेल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। जो सब सेल होते हैं जो कि एल की अलग अलग वैल्यू के लिए होते हैं, उनको हम इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा। वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, नोटेशन ऑफ सब सेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट्स राइट, तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये न्यूक्लियस के अराउंड जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट सेल, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जो अराउंड होगा वो कौन सा सेल होगा, न्यूक्लियस के अराउंड होगा फर्स्ट सेल। ये है आपके पास में फर्स्ट सेल, दैट इज फर्स्ट सेल। ठीक है, अब सुनिए, फर्स्ट जो सेल है ना, उस फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी। दैट्स राइट, फर्स्ट सेल है तो n की वैल्यू 1 होगी। अब ये जो फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल के अंदर क्या होगा, फर्स्ट सेल में होगा सब शेल। फर्स्ट जो सेल है इस फर्स्ट सेल में होगा सब शेल। अब क्वेश्चन अरेज होता है, सर फर्स्ट सेल में सब शेल कितने होंगे, तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट जो सेल है इस फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब शेल होगा, सब शेल, ठीक है ना, वो एक ही होगा। और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी ओनली 0, उसकी वैल्यू होगी ओनली 0 वैल्यू होगी उसकी। फिर होगा सेकंड शेल। अब सुनिएगा, सेकंड शेल जो शेल होगा उस सेकंड शेल में भी सब शेल होंगे,
बट सेकंड सेल में जो सब शेल होंगे उन सब शेल की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने यहाँ पर कहा है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो वैल्यू n के बराबर की होती है। तो टोटल जो वैल्यू है सब शेल की, l की जो टोटल वैल्यू है वो n के बराबर ही होगी। लेकिन होंगी कौन कौन सी, तो वो जो वैल्यूज होंगी वो होंगी कौन कौन सी, 0 होगी और 1 होगी। इट मीन्स 2 सब शेल होंगे सेकंड शेल में, 0 और 1 वाला। ऐसे करके जो थर्ड शेल होगा, दैट इज थर्ड शेल, थर्ड जो शेल होगा इस थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, या हम कह सकते हैं एल की टोटल वैल्यू 3 ही रहेंगी। बट कौन कौन सी 3 रहेंगी, वो 3 जो वैल्यूज़ रहेंगी वो 3 वैल्यूज़ रहेंगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। ये 3 वैल्यूज़ रहेंगी। दैट्स राइट। अब आप सुनिएगा, तो वैल्यूज ऑफ एल, अब देखना एल की वैल्यू जब 0 होती है तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की वैल्यू 0 होती है तो उसका जो नोटेशन हम बनाते हैं, उसका जो सबशेल का नोटेशन बनाते हैं वो बनाते हैं एस। एल की वैल्यू 1 होती है तो उसका जो नोटेशन है वो हम बनाते हैं पी। और एल की वैल्यू 2 होती है तो नोटेशन डी, 3 होती है तो एफ, 4 होती है तो जी, एच, आई, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। दैट्स राइट। अब देखिएगा, ये वैल्यू है n की, ये वैल्यू किसका है, n की, l की वैल्यू है, ये उसका नोटेशन है, उसका सबशेल का टाइप है। और आप देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन और याद रखना है, आगे सीख जाएंगे हम इस चीज़ को। देखिएगा बेटा, जो आपका s सबशेल होता है ना उसमें केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p सबशेल में 6 आते हैं, d सबशेल में 10 आते हैं, f में 14 आते हैं, इसके अंदर 18 आते हैं, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। ये आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सबशेल, हर एक सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर करते हैं। दैट्स राइट। तो अभी तक हमने 2 जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से 2 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि आपको किसको बताने वाला है, शेल को बताने वाला है। दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि आपके सबशेल को बताने वाला है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में देखिएगा, ये जो आपका फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल, तो इस फर्स्ट सेल में भी क्या होंगे बेटा, जो फर्स्ट सेल है इस फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम नोट करेंगे तो एक्चुअल में इन सब का एंगुलर मोमेंटम इक्वल आता है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का एक ही सेट बनता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट सेल है उसमें केवल एक ही सब सेल होता है, और उस सब सेल को हम उसके लिए हम L की वैल्यू 0 लिखते हैं। और L की वैल्यू 0 लिखने का मतलब होता है हमारे पास वो S सब शेल होता है। सेकंड शेल में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब सुनिएगा, इन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो अलग आता है। इट मीन्स एक सेट बन जाता है, और अदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए एंगुलर जो मोमेंटम है उसका एक दूसरा सेट बन जाता है। तो सेकंड सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए जब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के 2 सेट बन जाते हैं। और 2 सेट बन जाते हैं तो कहा गया कि जो सेकंड शेल होता है ना इसमें इलेक्ट्रॉन 2 सेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट मीन्स सेकंड जो शेल होता है उस सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं। इसमें से एक के लिए L की वैल्यू 0 लिखते हैं, एक के लिए 1 लिखते हैं। जब L की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए हम सब शेल कौन सा डिजाइन करते हैं, S, और 1 होता है तो कौन सा डिजाइन करते हैं, P। दैट्स राइट। ऐसे ही जो थर्ड शेल होता है, थर्ड शेल, दैट इज थर्ड शेल। थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उन इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो याद रखना है, उनके लिए जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है तो उनके लिए एंगुलर मोमेंटम के 3 सेट बनते हैं। 1 2 3, 3 सेट बनते हैं उनके लिए एंगुलर मोमेंटम के। इसलिए हम कहेंगे कि जो थर्ड शेल होता है उसके अंदर 3 सब शेल होते हैं, और वैल्यूज क्या होती हैं उनके लिए, 0 1 और 2। दैट्स राइट। 0 जब वैल्यू होती है इसका मतलब कौन सा सब सेल होता है, वो S सब सेल होता है। 1 होने का मतलब P सब सेल, 2 होने का मतलब D सब सेल होता है। दैट्स राइट। सेम ऐसे ही जब आपके पास फोर्थ सेल होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के 4 सेट बनने वाले हैं, और 4 सेट बनने वाले हैं जिसका मतलब फोर्थ सेल में टोटल 4 सब शेल होंगे, और L की वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3 होंगी। ठीक है। और इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो सब शेल टर्म यूज करेंगे, 0 के लिए हम यूज करेंगे S, 1 के लिए यूज करेंगे P, 2 के लिए यूज करेंगे D, और 3 के लिए यूज करेंगे F। दैट्स राइट।
ये आपका हो जाएगा इस तरीके से शैल और सब शैल। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ओनली 2 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अभी हमारे पास में 2 और क्वांटम नंबर्स है जो कि हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।